नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल बीपीएससी और यूपीपीएससी में अंधेर नगरी नाटक के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पहले 3 वीडियोज़ आ चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा। देखिए, कोई भी नाटक है तो नाटक के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कहानी के तत्व, उपन्यास के तत्व पढ़ाए गए हैं, आपको वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। वैसे ही नाटक के भी कुछ तत्व होते हैं। जो तत्व कहानी के होते हैं उसी में थोड़ा सा और ऐड कर दिया जाता है। एक होता है अभिनयता या रंगमंचीयता, कि रंगमंच पर किसी नाटक को उतारा जा सकता है कि नहीं, कोई नाटक रंगमंच के लिहाज से कितना सफल है या असफल है, इसके आधार पर भी हम बात करते हैं जब नाटक के तत्वों की समीक्षा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अंधेर नगरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, क्या इसकी नाटक के तत्वों के आधार पर क्या ये सफल नाटक है। तो सबसे पहले बात करें कि बहुत ही छोटे आकार का नाटक है। आपने पहले ही पढ़ा है कि मात्र 6 अंक का नाटक है। बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर इसको लिखा गया था और ऐसा माना गया है कि भारतेंदु ने इसको एक रात में ही इस पूरे नाटक को लिख दिया था और उन्होंने स्वयं इस नाटक को प्रहसन कहा था। बात करते हैं कि अब नाटक के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कथा वस्तु की। कथा वस्तु क्या है? तो किसी भी नाटक, किसी भी कहानी का आप समझिए जो मूल आधार होता है वो कथा वस्तु होती है। यहाँ हम नाटक की बात कर रहे हैं तो सारी बातें हम नाटक के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो किसी भी नाटक में कथा वस्तु ही वह मूल आधार होती है, मूल आधार है जिस पर सारी कथा की विशेषताओं और उद्देश्य का ताना बाना बुना जाता है। अब देखिए, अंधेर नगरी की जो कथा है, इसकी जो कथा वस्तु है, ये कल्पना को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक कल्पना की है, भारतेंदु ने एक कल्पना की है एक रजवाड़े के बारे में, परंतु उस कल्पना में भी कितना सत्य है और उस कल्पना का उद्देश्य क्या है, ये नाटक के अंत में हमें पता चलता है। ये एक प्रहसन है जिसका कथानक अंधेर नगरी, कथासार सीधा साधा है, इसमें कोई वक्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग लगाना है समझने के लिए, ठीक ठाक है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इस नाटक का विभाजन 6 अंकों में हुआ है। आपने इसको देखा है, अगर आपने नाटक पढ़ा होगा तो भी जानते हैं, और नहीं भी पढ़ा है तो अगर आपने कथासार वाला वीडियो देखा होगा जो पहला वीडियो था तो आप ये बात समझ सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लेखक के बाह्य प्रांत बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान के नाम से व्यंजित किया है। 6 अंकों को इन्होंने नाम दिया है और ये सारे के सारे अंक एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं जैसे एक लड़ी में पिरोए गए मनकों की भांति प्रतीत होते हैं। मतलब जैसे माला में मोती होते हैं, वैसे आप समझिए कि एक एक दृश्य पिरोया हुआ है। कथा का प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चरम उत्कर्ष की सृष्टि करता है। बाह्य प्रांत की अगर बात करें तो बाह्य प्रांत में क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा कि मंच पर गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ उनके जो गुरु हैं महंत जी, वो प्रवेश करते हैं। फिर महंत जी अपने चेलों को पूरब और पश्चिम दिशा की ओर भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं और गोवर्धन दास अंधेर नगरी यानी कि अंधेर नगरी में पहुंचता है, जहां का राजा जो है वो चौपट राजा है और वहां पर हर वस्तु टके सेर मिलती है। तो ये इस नाटक में शुरुआत ऐसे होती है। फिर आगे बढ़ता है कथा वस्तु। जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है राजदरबार में, राजदरबार सजा हुआ है और वो आके कहता है कि कल्लू बनिए के दीवार गिरने से उसकी बकरी की मृत्यु हो गई है। फिर तमाम लोग बुलाए जाते हैं और अंत में कोतवाल को ही सजा सुना दी जाती है। कोतवाल का जो गर्दन है वो पतला है, कोतवाल की गर्दन पतली है और गर्दन पतली होने की वजह से फांसी का फंदा जब बड़ा बन गया है तो किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी देने का राजा आदेश देता है जिसकी गर्दन बड़ी हो, मोटी हो। तो वो अंत में पता चलता है कि कौन है, तो गोवर्धन दास है, उसकी मोटी गर्दन है, तो कहा जाता है कि इसी को फांसी दे दी जाए। लेखक ने इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल गति प्रदान की है और इसके केंद्र बिंदु 2 हैं। इस पूरे कथा वस्तु की 2 केंद्र बिंदु हैं, एक तो बाजार का दृश्य है और दूसरा राजसभा का दृश्य है। इसका जो समापन होता है वो राजा की फांसी के साथ होता है। आपने सुना होगा कथासार, जब मैंने बताया था तो आपने देखा होगा कि अंत में गुरु और दोनों चेले आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं मरूंगा मैं मरूंगा, और अंततः ये होता है कि राजा स्वयं अपने आप को फांसी पर चढ़ा देता है और अंत में राजा मर जाता है। तो नाटक का आरंभ हास्य से होता है, प्रवाह के साथ अंतिम दृश्य जब होता है तो नाटक में अंतिम दृश्य पर दर्शक और खुलकर हंस पाता है। और देखिए कैसे एक का दोष दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, और अंततः मरता कौन है, तो राजा ही मर जाता है। तो इस तरह की बात है। ये जो पाठक है इसका, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा कि इसमें अंत ऐसा होगा कि राजा स्वयं ही फांसी लगा लेगा।
नाटक के सारे अंक एक दूसरे से सुसंबद्ध हैं, एकता है, निरंतरता है नाटक में। हर एक दृश्य दूसरे दृश्य के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, हर एक अंक दूसरे अंक से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि अंधेर नगरी के कथानक में सर्वत्र गतिशीलता विद्यमान है। कथा में कहीं भी प्रवाह का वेग जो है वो मंद नहीं दिखाई पड़ता है। घटनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं और पाठक पूरी रोचकता के साथ उसमें खो जाता है। कह सकते हैं हम कि कथावस्तु अत्यंत रोचक है, प्रभावशाली है, जिज्ञासापूर्ण है, हास्य और कौतूहल से युक्त है और इसके माध्यम से लेखक ने तत्कालीन परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है। ठीक बात है, समझ गए आप। दूसरा जो तत्व होता है किसी भी नाटक का वो होता है पात्र। बात करें कि पात्र व्यवस्था कैसी है इसमें, तो नाटक की कथा वस्तु को गति प्रदान करने के लिए पात्रों की आवश्यकता होती है और पात्र के मनोभाव कैसे हैं, एक तो चीज ये देखा जाता है। दूसरा, क्या ऐसा तो नहीं है किसी नाटक या कहानी में कि जो मुख्य पात्र है वो तो ठीक है, उसके अलावा जो साइड पात्र होते हैं जिनको हम कहते हैं साइड एक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बहुत ज्यादा महत्व दे दिया गया है, वो भी बिना मतलब का, जिससे कि व्यवधान आए, दर्शक को मजा ना आए उसमें। तो ये यहाँ पे नहीं है। अंधेर नगरी बड़ा छोटा है, पात्र बहुत सारे हैं इसमें, मगर 3 प्रमुख पात्र हैं। एक तो महंत जी हैं, एक गोवर्धन दास हैं और एक चौपट राजा स्वयं हैं। ये तीनों एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके अलावा भी हलवाई है, कुंजाड़िन है, मुगल पाचक वाला है, मछली वाली है, जात वाला है जो ब्राह्मण है, नारंगी वाली है, घासी राम है, कबाब बेचने वाला है। तो ये सारे के सारे पात्र हैं, मगर समय के साथ साथ ये पात्र अपना अपना रोल अदा करके मंच से हट जाते हैं और प्रमुख रूप से हम 3 ही पात्र को देखते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो चारित्रिक विकास को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जो अन्य पात्र हैं उनके। लेकिन लेखक ने उद्देश्य पूर्ति के लिए करारे व्यंग्य तो अवश्य किए हैं, लेकिन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट नहीं कर पाया है जो कि इसका उद्देश्य था। जो अन्य पात्र हैं उनकी बात की गई है। नाटक में महंत जी की बात करें तो महंत जी और गोवर्धन दास वर्ग पात्र हैं, इनका चारित्रिक विकास दिखाया गया है और प्रमुखता से दिखाया गया है, दर्शक अपने आप को जोड़ पाते हैं। महंत जी जो हैं वो गंभीर हैं, राम भक्त हैं, यथार्थ में विश्वास रखने वाले हैं, विवेकशील हैं और चिंतक हैं। वो लालची बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहीं गोवर्धन दास जो कि लालची है, यहां पर देखिए क्या होता है, आप समझिएगा, वह सजग और सुचेत है। कौन सजग और सुचेत है? महंत। क्यों सजग और सुचेत है, कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि गोवर्धन दास को फांसी के फंदे से बचा लेता है, तो ये बताता है। वहीं आज के जो साधु संत हैं वो भगवा कपड़ा पहन के और आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं और तमाम तरह की कुवृत्तियों में लिप्त हैं, मगर यहाँ पर महंत का जो चरित्र दिखाया गया है वो अच्छा और उज्जवल चरित्र दिखाया गया है। उसके बाद हम बात करें गोवर्धन दास की, तो मिठाई खा खा कर मोटा हो गया, उसे सिर्फ अपनी चिंता है, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, समाज कैसा है, क्या है, क्यों टके सेर मिल रहा है, सारी वस्तुएं, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। और वो अंत में जब फंस जाता है तो रोता चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और अपने गुरु को याद करता है। चौपट राजा जो है वो राजा के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा राजा जो मूर्खहीन है, विवेक है, सामान्य लोगों को ठगता है। आप कहिए कि ठगने वाला राजा है वो राजा बनने के योग्य नहीं है, अविवेकी है, नशेबाज है, धूर्त है, लालची है, घमंडी है, मगर फिर भी वो राजा बना हुआ है, तो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व वो भी करता है। बात करें संवाद की, तो नाटक की सफलता तभी होती है जो संवाद छोटे छोटे हों। यही एक दिक्कत आती है जब हम चंद्रगुप्त नाटक की बात करेंगे या स्कंदगुप्त नाटक की बात करेंगे, प्रसाद के नाटकों की बात करेंगे, तो प्रसाद के नाटकों में अधिकांशतः हमें देखने को मिलता है कि संवाद बड़े बड़े हो जाते हैं। वहां पे स्वगत कथन चलता है, मोनोलॉग चलता है, मतलब नायक बोल रहा है तो एक पेज तक नायक ही बोल रहा है, तो ऐसे में दर्शक ऊब जाएगा, पाठक भी ऊब जाता है। तो इसमें संवाद ऐसे हैं, लंबे संवाद अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उससे ऊब उत्पन्न होती है। इस नाटक में जो संवाद हैं वो छोटे छोटे हैं, प्रभावशाली संवाद हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया टके सेर। गोवर्धन दास फिर बोलता है, और चावल टके सेर, और चीनी टके सेर, और घी टके सेर। तो देखिए कितना छोटा छोटा संवाद है, इससे ऊब नहीं उत्पन्न होती है पाठक में। पात्रों की स्थिति के अनुसार भी संवाद योजना है इसमें। जैसे महंत जी जो है वो कम बोलते हैं, मगर जितना बोलते हैं प्रभावशाली बोलते हैं। जो गंभीर व्यक्ति होगा वो कम बोलेगा और जो बोलेगा वो प्रभावशाली बोलेगा। चौपट राजा देखिए, उसके संवाद में मूर्खता दिखाई देती है, वो हर तरह की मूर्खता, उसके संवाद को आप देखिए तो लग जाएगा कि आपको कि वो मूर्ख व्यक्ति है। तो ये बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। संवाद पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों हैं। सामान बेचने वाले, जैसे चूरन वाला है, पाचक वाला है, वो पद्य में गीत गा गा कर सामान बेच रहे हैं, तो ये बोझिल नहीं लगते हैं और इसमें यथार्थता भी है, परिस्थितियों के अनुरूप व्यंग्य भी है
और आप ये भी कहिए कि गीतों की संख्या कुछ अधिक तो है, मगर भाषा की सरलता जो उन गीतों की है और उन गीतों में जो व्यंग्य है, जो तीखे प्रहार किए गए हैं, इसकी वजह से वो चुभते नहीं हैं और कथानक को गति देने में उनका भी योगदान है। कल हमने देखा भी था कि अंधेर नगरी में गीतों का औचित्य क्या है। बात करते हैं भाषा शैली की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंधेर नगरी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली का सम्मिश्रण है। संस्कृत की नाटक शैली को आधार बनाकर रचना की गई है, मगर उस संस्कृत के नाटक की परंपरा को कठोरता से पालन नहीं किया गया है। जगह जगह पर उर्दू के शब्द भी हैं और हाकिम, कानून, रैयत, आशना, दरबार, ये सारे उर्दू के शब्दों का प्रयोग वहाँ पे किया गया है। ग्रामीण और अनपढ़ जनता जो है उसके लिए देसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे लकलक, बोदा, टिकस, चामना, मुटाना, ये सारे प्रयोग हैं। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। खाए सो होठ चाटे, खाए सो जीभ काटे, मैं तो पिए के रंग न रंगी, ये उदाहरण आप दे सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे आप और भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, ये देखिए कैसी भाषा है। तो ये सहज भाषा का प्रयोग भी है। जिनके पेट पचे नहीं बात, आपने गीत सुना होगा, एडिटर जात चूरन खाए एडिटर जात, जाके पेट पचे नहीं बात। नाटककार ने पात्रों के आधार पर भाषा का प्रयोग किया है, मतलब पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। महंत और उसके चेले की भाषा जो है वो अलग है। राजा की भाषा मूर्खतापूर्ण भाषा है। जो सामान बेचने वाले हैं, व्यापारी वर्ग जो है, जो सामान बेच रहा है, उसकी अलग भाषा है। देश काल और वातावरण जो है वो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी नाटक का या कहानी का भी। तो बात करें देश काल वातावरण पे, तो भारतेंदु ने अंधेर नगरी में अंग्रेजी शासन के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है। साहित्य को केवल मनोरंजन मानना ही उचित नहीं होता है, साहित्य का एक उद्देश्य भी होता है और तत्कालीन समाज की कुरीतियों को उद्घाटित करना और उनका समाधान भी कुछ हद तक प्रस्तुत करना, ये एक साहित्यकार का कर्तव्य होता है। अंग्रेज राज्य की जो नीतियां हैं, इसके कारण लेखक के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वो स्पष्ट रूप से उसको लिख पाए, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह भी था उस समय, आप समझ सकते हैं। तो आप ये सब नहीं लिख सकते हैं। लेकिन भारतेंदु ने लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर इस कार्य को पूर्ण किया है और प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने व्यंग किया है। पाठक और दर्शक को उन्होंने युग चित्रण के द्वारा यथार्थ का दर्शन कराया और उस समय जाति पाति की प्रथा का बोलबाला था। जाति पाति पर भी इन्होंने व्यंग किया। व्यापार के नाम पर जनता का शोषण होता था, बेईमानी होती थी, उसके बारे में भी बताया। युवक नारियों की ओर आंख गड़ाए रहते थे, इसके बारे में बताया। तत्कालीन पत्रकार और संपादक भी अपने कार्य के प्रति सजग नहीं थे। एडिटर जात, आपने पढ़ा है ना कि पाचक खाए एडिटर जात, जाके पेट पचे नहीं बात। इसके अलावा साधु जो हैं वो भी ईश्वर के नाम पर माया का व्यापार करते थे, मोह माया में रुचि होती थी उनकी। उसके अलावा बात करें तो नगरी जो है, अंधेर नगरी के वैभव को देखकर लोग अच्छी शिक्षा की कामना करते हैं, मगर वहाँ आचरण अच्छा नहीं है। उस समय का समाज अंधविश्वास पूर्ण था। अंधविश्वास का पता ऐसे चलता है कि जब महंत बोलते हैं कि इस समय में, इस मुहूर्त में जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, तो राजा स्वयं को फांसी पर चढ़ा लेता है। ये अंधविश्वास है। जो छठा तत्व है नाटक का, वो होता है अभिनेता। अभिनेता का मतलब होता है कि नाटक कैसे हो, अभिनय कैसे हो। अंधेर नगरी रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है, जिसका कथानक पात्रों के घात प्रतिघातों की सहायता से गति प्राप्त करता है। नाटक का कथानक तो सरल और छोटा है, आपने देख लिया है, छोटे आकार का नाटक है। संवाद भी छोटे हैं, किसी प्रकार की बोझिलता नहीं है, जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। साज सज्जा भी बड़ी आसान है, रंगमंच पर आराम से इसको सजाया जा सकता है। अगर आप स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त नाटक में ऐसे ऐसे वर्जित दृश्य हैं जिनको कि मंच पर दिखाया ही नहीं जा सकता। जैसे स्कंदगुप्त में आप बात करिए तो वहां पर अचानक से दिखाया जाता है कि नदी का बांध टूट गया और सेना सहित स्कंदगुप्त बहने लगा। क्या ये मंच पर दिखाना संभव है? नहीं संभव है। वर्तमान तकनीकी दौर में टेक्नोलॉजी के प्रभाव से दिखाया जा सकता है, परंतु पहले के समय में यह संभव नहीं था। तो कुछ मिनटों में ही यहाँ पर बैक स्टेज तैयार किया जा सकता है। कथा वस्तु यथार्थ पर टिका है, अंग्रेजी शासन पर व्यंग है, भ्रष्टाचार आदि को, जो ये भ्रष्टाचार है, विवेकहीनता है, इसको मंच पर दिखाने से पाठक ऐसा महसूस करता है कि उसके आसपास की घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। पूरे नाटक में कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं है जो रंगमंच के लिए वर्जित माना जाता हो। फांसी के दंड की व्यवस्था अवश्य की गई है, मगर वो भी एक संकेत भर है, क्योंकि फांसी तो नहीं दिखा सकते, तो वो सांकेतिक है। वहां पर रंग संकेत दिए गए हैं जिससे कि नाटक के निर्देशक को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो अभिनयता की दृष्टि से, रंगमंचीयता की दृष्टि से ये नाटक एक सफल नाटक है, पूरी तरह से सफल नाटक है। सातवां जो तत्व है वो है उद्देश्य। अंधेर नगरी नाटक का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो अंधेर नगरी नाटक की रचना जो है वो एक विशेष उद्देश्य को रखकर की गई थी
और सबसे जो बड़ा इसका उद्देश्य था वो ये था कि वास्तव में भारत की दुर्दशा का वो वर्णन करना चाहते थे और तत्कालीन शासन पर व्यंग्य करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे, देखिए उस जब तक इनके दो नाटक हैं, एक भारत दुर्दशा है और एक हमारा ये अंधेर नगरी है। भारत दुर्दशा में इनका तेवर थोड़ा सा अलग होता है, मगर अंधेर नगरी में इनका तेवर बदल जाता है। हालांकि सीधे सीधे ये अंग्रेजों पर व्यंग तो कर रहे हैं, मगर सीधे सीधे बात नहीं कह सकते थे, तो कटाक्ष कर रहे हैं और सांकेतिक दृष्टि से ये बात कह रहे हैं। जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी थी। 1857 के बाद का ये नाटक है। पहला स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था और भारतेंदु ने अपने इस नाटक के माध्यम से नवचेतना और नवजागरण की भावना उत्पन्न की। पुलिस कानून की बेईमानी, न्याय व्यवस्था में जो विसंगति है, वो इन सारी चीज़ों का विरोध किया उन्होंने, इन पर व्यंग्य किया चूरन वाले पाचक वाले के माध्यम से। इसके अलावा अंग्रेज हमारे देश का आर्थिक शोषण करते थे। इस बात की ओर संकेत करते हुए इस नाटक में कहा गया है, चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। सरकार के विभिन्न कार्यालयों में, कचहरियों में, पुलिस विभाग में लूट के अड्डे हुआ करते थे और रिश्वत का बोलबाला था। तो और साथ ही साथ समाज में आडंबर था, अंधविश्वास था। तो भारतेंदु ने इस नाटक का जो उद्देश्य है वो ये है कि अंधविश्वास पर चोट करना, आडंबरों को, अंधविश्वासों को उद्घाटित करना। इसके अलावा समाज की न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, रजवाड़े और विवेकहीन मूर्खहीन राजा, और साथ ही साथ व्यापार में होने वाले घपलों के बारे में, और गुण और अवगुण का पहचान नहीं होने से समाज की स्थिति क्या हो जाती है, इसको ही दर्शाने के लिए, इसको ही दिखाने के लिए इस नाटक को लिखा और इस नाटक का मंचन भी करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये जो रचित नाटक है अंधेर नगरी, ये नाटकीयता के तत्वों की दृष्टि से सफल रचना है। मतलब नाटक के तत्वों के आधार पर यदि समीक्षा करने को आए तो आप कहेंगे कि एक सफल नाटक है, और किन किन बिंदुओं पर कहेंगे तो नाटक के 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों के बारे में हमने बात कर ली है। तो कुल मिलाकर ये था इस वीडियो का, इस सेगमेंट में हमने ये बात की। एक वीडियो और आएगा अंधेर नगरी पर, जिसमें हम बात करेंगे अंधेर नगरी के भाषा शैली के बारे में थोड़ा डिटेल में, और साथ ही साथ कुछ अभिनेता के बारे में भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िएगा। और साथ ही साथ बीपीएससी के लिए हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9169041691। ध्यान रहे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करके आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल बीपीएससी के लिए जो आंसर राइटिंग है वो जुड़िए उससे। 65 दिन के इस आंसर राइटिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आपके लेखन में कितना सुधार हुआ है, और लगभग सभी प्रश्न, आगामी जो परीक्षा है बीपीएससी की, लगभग सभी प्रश्न, लगभग क्या, बिल्कुल सभी प्रश्न आपको इसी टेस्ट सीरीज और इसी प्रैक्टिस से मिलेंगे। पूरे के पूरे 12 प्रश्नों में से आप 6 प्रश्न आसानी के साथ कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।